जय हिंद दोस्तों। एग्जाम गुरु आर के सर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लेके आए हैं साइंस के वे क्वेश्चन जो बहुत ही पसंदीदा टीसीएस के बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चंस होते हैं। और ये रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि ये इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। जैसे कि आविष्कार हैं, आविष्कारक हैं, और ये प्रमुख संस्थाएँ हैं, विभिन्न शाखाएँ हैं विज्ञान की, और कुछ प्रमुख उपकरण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये उपकरण दिया गया है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब क्या करता है? विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत हीटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अब नेक्स्ट है अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति। अवतल दर्पण पे अगर कोई वस्तु रखी जाएगी तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? चूँकि दर्पण के पीछे कलाई की जाती है, अतः कोई भी प्रतिबिंब बनता है तो उसके फ्रंट पेज पे बनता है। चलिए इसे देखते हैं। अगर वस्तु की स्थिति कहाँ पे है? अनंत पे है, तो वह प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, वास्तविक होगा और वस्तु से बहुत छोटा। अगर वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में है, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में है, तो वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। नेक्स्ट, वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु की स्थिति है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वक्रता केंद्र पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर। अगर वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट है, अगर वस्तु की स्थिति फोकस पर है तो प्रतिबिंब की प्रकृति अनंत पर होगी, वास्तविक होगी, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा होगा। अगर वस्तु की स्थिति फोकस तथा ध्रुव के बीच में है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति। अब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति कैसी बनती है, प्रकृति तथा आकार क्या होता है, उसको देखते हैं। अगर वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब की प्रकृति फोकस पर होगी, काल्पनिक होगी, सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा। अगर वस्तु की स्थिति ध्रुव तथा अनंत के बीच में है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा। अब देखते हैं उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा उसका आकार क्या होता है। क्योंकि उत्तल लेंस में कोई कलाई नहीं की जाती है, वो ऐसा रहता है, बीच में मोटा होता है, ऐसे टाइप में बना रहता है, किनारे पे पतला होता है। तो देखते हैं, अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? दूसरी ओर बनेगी, दूसरी तरफ बनेगी, फोकस पर, वास्तविक होगी, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। अगर वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? लेंस की दूसरी ओर, लेंस और वक्रता केंद्र के बीच, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। अगर वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर है
तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, दूसरी ओर बनेगी, वक्रता केंद्र पर, वास्तविक उल्टा तथा उसके बराबर। अगर वस्तु की स्थिति क्या है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में है, तो लेंस की स्थिति प्रतिबिंब की प्रकृति लेंस की दूसरी ओर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होगा। नेक्स्ट है, अगर वस्तु की स्थिति फोकस पर है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, दूसरी ओर बनेगी, अनंत पर, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। अगर वस्तु की स्थिति फोकस तथा लेंस के बीच में है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वस्तु की ओर, काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा। दोस्तों आपको इस चीज़ को एक बार दो बार देख लेंगे तो आपको चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी। नेक्स्ट है, प्रमुख उत्प्रेरक एवं उसके उपयोग। लौहचूर्ण क्या करता है, लौहचूर्ण किसके लिए यूज होता है, किस कैटलिस्ट में यूज होता है, किसके लिए, ये अमोनिया गैस को हैबर प्रोसेस से जो अमोनिया गैस बनाई जाती है उसमें आयरन चूर्ण का यूज होता है। प्लेटिनम चूर्ण का यूज किस में होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में। निकल का किस में होता है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में निकल का यूज होता है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में। और क्यूपरिक क्लोराइड का यूज कहाँ पे होता है, क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में। गर्म एल्यूमिना का यूज कहाँ होता है, एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए दोस्तों आ गया प्रमुख उपकरण और उनके कार्य। अल्टीमीटर का क्या यूज होता है, ऊंचाई का मापक है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब का मापक है। कार्डियोग्राम हृदय गति की जांच करता है। हाइड्रोमीटर द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापता है। मैनोमीटर गैसों के दाब की माप करता है। रेन गेज ये वर्षा का मापक यंत्र है। रिक्टर स्केल ये भूकंप की तीव्रता का मापक है। लैक्टोमीटर ये दूध की शुद्धता की माप करता है। फैदोमीटर समुद्र की गहराई का मापक है। एनीमोमीटर हवा की शक्ति तथा गति की माप करता है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता की माप करता है। वायुमंडल की आर्द्रता की माप करता है। सिस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र है। सेक्सटेंट ये आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी की माप करता है। आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी की माप करता है। अमीटर ये विद्युत धारा की माप करता है। ओडोमीटर पहियों द्वारा तय की गई दूरी। ओडोमीटर क्या करता है, पहियों द्वारा तय की गई दूरी को माप करता है। केशकोग्राफ पौधों की जो वृद्धि की माप करता है। केशकोग्राफ गैल्वेनोमीटर ये क्या करता है, विद्युत धारा की प्रबलता की माप करता है। स्फिग्मो मैनोमीटर ये रक्त दाब का मापक है। पायरोमीटर ये उच्च ताप मापक है। हाइड्रोफोन ये पानी में ध्वनि की माप करता है। टैकोमीटर वायुयान तथा मोटर बोटों की गति का मापन है। थर्मोस्टेट ताप नियंत्रित करने में यूज होता है। गायरोस्कोप एक घूमती हुई वस्तु की गति मापने में यूज होता है। स्टेथोस्कोप एक हृदय और फेफड़े की गति सुनने में यूज होता है। डायलिसिस एक गुर्दे और खराब होने की प्रवस्था में रक्त शोधन में यूज होता है। जब गुर्दे खराब हो जाते हैं तो डायलिसिस की प्रक्रिया द्वारा रक्त का शोधन किया जाता है। रेडिएटर क्या करता है, वाहनों के इंजन को ठंडा रखने में यूज होता है रेडिएटर। जाइलोफोन का यूज होता है ध्वनि उत्पादन में। पीपेट ये द्रव की निश्चित मात्रा मापने में यूज होता है। पेसमेकर ये हृदय स्पंदन में यूज होता है। क्रोमोमीटर जलयानों पर समय का सही पता लगाने के लिए यूज होता है। साइट्रोटन ये क्या होता है, कृत्रिम मौसम का निर्माण करने में यूज होता है। कृत्रिम मौसम का निर्माण करने में साइट्रोटन यूज होता है। पाइकोमीटर का यूज होता है दूरी की वस्तु का ताप मापने में। पाइकोमीटर का यूज कहाँ होता है, दूरी की वस्तु का ताप मापने में। स्ट्रेबोस्कोप आवर्तित गति का कर रही वस्तुओं का वेग मापने में। डिक्टाफोन बातचीत रिकॉर्ड करने तथा पुनः सुनने में। एक्यूमुलेटर
एक्यूमुलेटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को संग्रह करता है। एक्यूमुलेटर विद्युत ऊर्जा को संग्रह करता है। कम्यूटेटर विद्युत धारा की दिशा बदलने में। ओडोमीटर गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी अभिलेखित करने में। कंप्यूरेटर किस में यूज होता है? ये इंजन में पेट्रोल की वायु का निश्चित भाग मिलाने में। इंजन में पेट्रोल में वायु का निश्चित भाग मिलाने में कार्ब्यूरेटर यूज होता है। कार्ब्यूरेटर नहीं, या कार्ब्यूरेटर होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाने में ग्रेविमीटर का यूज होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें अब देखते हैं चिकित्सा से विज्ञान से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं भारत में, उसको देखते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन कहाँ पे है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन लखनऊ में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता में। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस चंडीगढ़ में। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर चेन्नई में। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में। मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली में। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सेंटर ये कहाँ है? नई दिल्ली में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ये कहाँ है? नई दिल्ली में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? लखनऊ में। नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये भी लखनऊ में। अब देखते हैं कृषि और पशुपालन से संबंधित जितने भी अनुसंधान संस्थाएं हैं उसको देखते हैं। गन्ना प्रजनन केंद्र SBI। शुगर केन ब्रीड सेंटर कहाँ है? कोयम्बटूर में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान CRRI कहाँ पे है? कटक में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी जिसको हम CAZRI सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट CAZ एक अभी ऐसे ही करके पूछ लेता है कहाँ पे है? ये जोधपुर में है। नेक्स्ट है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI ये कहाँ पे है? करनाल में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी लखनऊ में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI नई दिल्ली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च कहाँ है? बेंगलोर में। इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? रांची झारखंड में। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है अब अंतरिक्ष संस्थाएं जितनी हैं उसको देखते हैं। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पे है? अहमदाबाद में। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी ये कहाँ है? इंदौर में। इंसैट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट शायद है। इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? थुम्बा केरल में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? देहरादून में। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC ये कहाँ है? त्रिवेंद्रम में। इसरो सैटेलाइट सेंटर ये बेंगलोर में है। ये इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ही होगा दोस्तों। ये कहाँ पे है? थुम्बा केरल में। पहला संचार उपग्रह यहीं से छोड़ा गया था। इनसेट संचार उपग्रह ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं परमाणु अनुसंधान संस्था है ये कहाँ पे? इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च। रेडियो इम्यूनो एसे सेंटर ये कहाँ पे है? डिब्रूगढ़ असम में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क ये कहाँ पे है? ट्राम्बे मुंबई में। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज ये कहाँ पे है? अहमदाबाद में। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ पे है? कोलकाता में।
अब देखते हैं अन्य अनुसंधान संस्थाएं। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? नागपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पे है? पुणे में। सेंट्रल मैरीन रिसर्च स्टेशन कहाँ पे है? चेन्नई में। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? चेन्नई में। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये कहाँ पे है? हैदराबाद में। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? इज्जत नगर बरेली में। अब दोस्तों देखते हैं जो विज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं उनको, जिसमें उनका अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं। चलिए, उस शाखाओं का नाम है न्यूमिस्मैटिक्स। किसके लिए किसका अध्ययन होता है? सिक्कों का। एकॉस्टिक्स ये ध्वनि विज्ञान से संबंधित है। एंटोमोलॉजी इसमें कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी इसमें पक्षी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर इसमें रेशम उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर इसमें मधुमक्खी पालन का यूज किया जाता है अध्ययन। हार्टिकल्चर इसमें फलों का उत्पादन से संबंधित है। माइकोलॉजी इसमें कवकों का उत्पादन अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी इसमें मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी इसमें खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी इसमें जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है बैक्टीरियोलॉजी में। क्रोमेटोलॉजी इसमें फूलों के रंग का अध्ययन किया जाता है। कार्मोग्राफी इसमें नक्शा बनाने की कला का अध्ययन किया जाता है। डर्मेटोलॉजी इसमें त्वचा रोगों का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी इसमें जीवों के प्रजाति गुणों का अध्ययन किया जाता है। ऑनिरोलॉजी इसमें स्वप्नों का अध्ययन किया जाता है। जीनेटिक्स इसमें वंशानुगत गुणों का अध्ययन किया जाता है जीनोटिक्स में। कॉस्मोलॉजी इसमें समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। नेफ्रोलॉजी इसमें गुर्दे का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी इसमें मस्तिष्क रोग का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी इसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी इसमें वायरस का अध्ययन किया जाता है। पिसीकल्चर इसमें मत्स्य पालन की कला का अध्ययन किया जाता है। मायोलॉजी ये क्वेश्चन पूछा गया है, मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। ये सभी क्वेश्चन किसी रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप इनको 2 बार 3 बार ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी स्कोरिंग साबित हो सके। आने वाला एग्ज़ाम गायनेकोलॉजी स्त्री रोग का विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजी हृदय रोग का अध्ययन किया जाता है। मेटलर्जी धातु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स आनुवंशिकी का अध्ययन किया जाता है। फ्रेनोलॉजी इसमें खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है। न्यूमरोलॉजी इसमें संख्याओं का अध्ययन किया जाता है न्यूमरोलॉजी में। हिस्टोलॉजी इसमें तंतुओं या ऊतकों का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी में। हेपेटोलॉजी में यकृत का अध्ययन किया जाता है। लिथोग्राफी में शिलाओं तथा पत्थर का अध्ययन किया जाता है। लिथोग्राफी में क्या किया जाता है? शिलाओं तथा पत्थर का अध्ययन किया जाता है। ऑटोलॉजी में कान का अध्ययन किया जाता है। न्यूमैटिक्स में गैसों का अध्ययन किया जाता है। फोटोलॉजी में प्रकाश का अध्ययन किया जाता है। रेडियोलॉजी में एक्स किरणों का अध्ययन किया जाता है। जुकेमी इसमें पशु रसायन का अध्ययन किया जाता है। पशु रसायन का अध्ययन जुकेमी में किया जाता है। विटिकल्चर में अंगूरों का उत्पादन किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। वर्मीकल्चर में गंदे जल की सफाई यानी कि कीड़े मकोड़ों की का अध्ययन किया जाता है, उससे कैसे सफाई की जाए गंदे जल में। पाइकोलॉजी कीड़ों से संबंधित है वर्मीकल्चर। पाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी होगा यहाँ पे फाइकोलॉजी। साइटोलॉजी इसमें जीव कोशिका का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी इसमें पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोनॉमी इसमें फसली पादपों का अध्ययन किया जाता है। फसली पादपों का अध्ययन किया जाता है। केलोलॉजी इसमें सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। कॉस्मोलॉजी इसमें समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। सिमेंटिक्स इसमें शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी इसमें मृदा विज्ञान का अध्ययन किया जाता है।
अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखते हैं नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स से संबंधित जितने भी खोज किए गए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, फोटॉन, कार्बन काल निर्धारण, यूरेनियम काल किस लिए किया जाता है, कार्बन डेटिंग किस लिए किया जाता है, सब देखेंगे। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय संलयन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में अंग्रेज वैज्ञानिक जे.जे. थॉमसन ने किरणों जे.जे. थॉमसन ने कैथोड किरणों के रूप में खोज की थी। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म कण होते हैं तथा वे परमाणु में नाभिक के बाहर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और परमाणु के अंदर कौन कौन होता है, ये प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उसके बाहर चक्कर लगाता है। इन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का ऋणावेश होता है। इनका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किग्रा होता है। यह एक स्थायी मूल कण है। यह क्या है, एक स्थायी मूल कण है। ये सब दोस्तों याद करने वाली चीज़ें हैं, ये सब आप याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और उसके प्रमुख वैज्ञानिक। नेक्स्ट है प्रोटॉन की खोज प्रसिद्ध वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने सन 1896 में नाइट्रोजन नाभिकों पर अल्फा कणों का प्रहार करके किया था। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ये याद करने वाली चीज़ है, 1.67239 × 10⁻27 किग्रा होता है। तथा इस पर चार्ज कितना होता है, इस पर चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन भी जो चार्ज होता है वो इस पर भी होता है। यह एक अति सूक्ष्म कण है। इसका उपयोग कृत्रिम तत्वांतरण में होता है। अब न्यूट्रॉन के बारे में देखेंगे। न्यूट्रॉन की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने सन 1932 में बेरिलियम पर अल्फा कणों का प्रहार करके की। यह एक आवेश रहित कण है। ये क्या है इसकी विशेषता, ये इस पे आवेश नहीं रहता है। इसका द्रव्यमान कितना होता है, इसका द्रव्यमान होता है 1.675 × 10⁻27। ये सब चीज़ें याद रखने वाली दोस्तों चीज़ें, आप इसको लिख लीजिएगा। इसकी भेदन क्षमता कितनी होती है, इसकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। यह कैंसर की चिकित्सा और नाभिकीय विखंडन में यूज किया जाता है। इसमें यूज किया जाता है कैंसर की चिकित्सा और नाभिकीय विखंडन में। ये चीज़ें याद रखने वाली हैं, कैंसर की चिकित्सा और नाभिकीय विखंडन में। ठीक है। अब नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन। ये क्या है, एक पॉजिट्रॉन एक धनावेशित मूल कण है। इसका द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान और आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन यह क्या है, धनावेशित कण है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण भी कहते हैं, एंटीकण भी कहते हैं। इसकी खोज एंडरसन ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, एंडरसन ने 1932 में की थी। अब न्यूट्रिनो में देखते हैं। ये लगभग द्रव्यमान रहित व आवेश रहित मूल कण है। इसकी खोज 1930 में पाउली ने की थी। किसने की थी, पाउली ने की थी। और ये इस पर द्रव्यमान नहीं होता है, इसकी खोज पाउली ने की थी। न्यूट्रिनो का भी प्रतिकण होता है जिसे एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। इसका भी एक प्रतिकण होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कौन है, पॉजिट्रॉन है। फोटोन देखते हैं। फोटोन ऊर्जा के बंडल और पैकेट होते हैं जो प्रकाश की चाल से चलते हैं। सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण इन्हीं मूल कणों से होता है। इनका विराम द्रव्यमान शून्य होता है, यानी इनका भी विराम द्रव्यमान रेस्ट मास 0 होता है। ये प्रकाश के तरंगों के साथ चलते हैं। नेक्स्ट है कार्बन काल निर्धारण। कार्बन डेटिंग किस लिए किया जाता है, कार्बन डेटिंग किया जाता है इस विधि द्वारा जीवों के अवशेषों की आयु का पता लगाया जाता है। जीवित अवस्था में प्रत्येक जीव कार्बन 14 तत्व को ग्रहण करता है और मृत्यु के बाद उसका ग्रहण करना बंद हो जाता है। अतः मृत जीव में कार्बन 14 की सक्रियता की माप करके उसकी मृत्यु से वर्तमान तक के समय की गणना की जाती है। यानी इस कार्बन डेटिंग का यूज किस लिए होता है, जीवों के अवशेषों की आयु का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट है यूरेनियम काल निर्धारण, यानी कि यूरेनियम डेटिंग। इसका यूज इसलिए होता है चट्टानों आदि प्राचीन निर्जीव
पदार्थों की आयु को रेडियो खनिजों जैसे यूरेनियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो यूरेनियम काल निर्धारण की इस विधि द्वारा चंद्रमा से लाई गई चट्टानों की आयु इतने इतने वर्ष पाई गई है, जो लगभग उतनी ही है जितनी पृथ्वी की है। तो नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें U-235 का नियंत्रित विखंडन कराया जाता है। इसमें ही कराया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर वैज्ञानिक एनरिको फर्मी के निर्देशन में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में सन 1942 में यह बनाया गया था। नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम या बोरान की लंबी छड़ों का उपयोग किया जाता है। ये चीज़ें याद रखने वाली दोस्तों हैं कि इसकी अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम तथा बोरान की लंबी छड़ों का यूज किया जाता है। और इसकी खोज नाभिकीय रिएक्टर किसने की? एनरिको फर्मी ने। नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिशन, इस विधि यह जब क्या होता है, यह जब 235 पे U-235 पे मंद गति से न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो इसका भारी नाभिक विभक्त हो जाता है और साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। मतलब जो यूरेनियम 235 होता है उसमें नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है। प्रथम परमाणु बम 1945 में बनाया गया था, जिसका विस्फोट द्वितीय विश्व युद्ध में 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा में तथा दूसरा विस्फोट 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर किया गया था। नेक्स्ट है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन इस विधि से सूर्य की जो एनर्जी है उसका निर्माण होता रहता है। नाभिकीय संलयन जब दो या अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तब अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं। तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। सूर्य से प्राप्त प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन ही है, ठीक है। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर ही आधारित है। चलिए अब देखते हैं क्वांटम, वो देखते हैं प्रमुख आविष्कार और उसके आविष्कारक। ये क्वांटम सिद्धांत के आविष्कारक कौन है? मैक्स प्लैंक। कैलकुलेटर के हैं बी पास्कल। क्लोरोफॉर्म के जेम्स हैरिसन। टेलीग्राफ के मार्कोनी। टेलीविज़न के J.L. बेयर्ड। टेलीफोन के ग्राहम बेल। टेलीस्कोप के गैलीलियो। ट्रांजिस्टर के विलियम शाल्क। डायनेमो के माइकल फैराडे। पेनिसिलिन के ए फ्लेमिंग। परमाणु बम के ऑटो हॉर्न। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसको 2 बार 3 बार ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये चीज़ें हमेशा एग्ज़ाम में रिपीट होती रहती हैं और इस समय एक एक नंबर एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। 1 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। चलिए अब देखते हैं परमाणु बम का खोज किसने किया था? ऑटो हॉर्न। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरल ने किया था। रेडियम की मैडम क्यूरी ने किया था। रेडियो का मार्कोनी किया था। रक्त परिवहन का विलियम हार्वे ने। भाप इंजन का जेम्स वॉट ने। रडार का टेलर एम यंग ने। गन पाउडर का रोजर बेकन ने। छपाई कला का गुटेनबर्ग ने। हवाई जहाज़ का राइट ब्रदर्स ने। एक्सरे का रॉन्चन ने। हाइड्रोजन का कैवेंडिश ने। इलेक्ट्रॉन का J.J. थॉमसन ने। प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने। नाभिक का रदरफोर्ड ने। परमाणु संख्या की मोज़ले ने। परमाणु सिद्धांत का डाल्टन ने। बैरोमीटर का टॉरिसेली ने। आवर्त का नियम मेंडलीफ ने। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल ने। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टाइन ने। माइक्रोस्कोप जॉनसन ने। रक्त परिवर्तन कार्ल लैंडस्टीनर ने। इंसुलिन की खोज बैटिंग और वेस्ट ने की थी। पोलियो के टीका की खोज जोनस ई सॉल्क ने की थी। बेतार का तार यानी बिना तार का तार की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने। जेट इंजन को बनाया था फ्रैंक व्हिटल ने। रडार को
अल्बर्ट टेलर ने। प्रिंटिंग प्रेस को जॉन गुटेनबर्ग ने। माइक्रोस्कोप को जेट जॉनसन ने। प्रेशर कुकर को डेनिस पैपिन ने। कॉस्मिक किरणों को विक्टर हेस ने। और टेलीस्कोप को हैंस लेपर्सी ने। एसी मोटर को निकोला टेस्ला ने। और क्रोनोमीटर को जॉन हैरिसन ने। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल साबित होगी अगर आप इसको मन से देखते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।